पुरातात्विक स्रोत का महत्व। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशेष महत्व है। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। प्रथम, भारतीय ग्रंथों का रचना काल ठीक से ज्ञात नहीं है, इसलिए उनसे किसी काल विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। द्वितीय, साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी बहुधा सही चित्र प्रस्तुत करने में बाधक हो जाता है। उदाहरण के लिए, चीनी यात्रियों ने भारतीय समाज का वर्णन केवल बौद्ध दृष्टिकोण से ही किया, इसलिए उनके वर्णन पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। तृतीय, ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपनी इच्छानुसार अनेक प्राचीन प्रकरणों को छोड़ दिया और नए प्रकरण जोड़ दिए। पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार की हेरफेर करने की बहुत कम संभावना थी, इसलिए पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय हैं। पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियों सापेक्षिक रूप से अधिक प्रामाणिक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः पुरालेख विधा, मुद्राशास्त्र, स्मारक, अवशेष, मृद्भांड, मूर्तिकला और चित्रकला आते हैं। पुरालेख विधा। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। इस काल के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं, इसलिए साहित्य की तरह उसमें कोई फेरबदल संभव नहीं हो पाया। यद्यपि सभी अभिलेखों पर उसकी तिथि अंकित नहीं है, फिर भी उस अभिलेख की भाषा, वाक्य संरचना, शब्दावलियां और अक्षरों की बनावट के आधार पर उसका काल मोटे तौर पर निर्धारित हो जाता है। अभिलेखों की श्रेणी में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। केवल मास्की, कर्नाटक और गुर्जरा, मध्य प्रदेश के अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि अन्य अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, तथापि उत्तर पश्चिम भारत में मिले कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। इन अभिलेखों से अशोक की शासन प्रणाली, उसके धर्म और राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के बाद के अभिलेखों को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा जा सकता है: राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख। राजकीय अभिलेख 3। ये अभिलेख या तो राजकवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियां हैं या भूमि अनुदान पत्र। प्रशस्तियों का सबसे सुंदर उदाहरण समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जो अशोक के स्तंभ पर खुदा हुआ है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त विजयाभियानों और उसकी नीतियों की पूरी विवेचना मिलती है। इस प्रकार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इस शासक की उपलब्धियों की चर्चा है। इस प्रकार के अभिलेखों के अन्य उदाहरण हैं कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ शिलालेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इन अनुदान पत्रों में भूमि खंडों की सीमाओं के उल्लेख के साथ साथ उस अवसर का वर्णन है जब वो भूमि खंड दान में दिया गया। इन अनुदान पत्रों में शासकों की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इन भूमि अनुदान पत्रों से इस बात की जानकारी मिलती है कि भूमि अनुदान किन क्षेत्रों में अधिक दिया गया, किन क्षेत्रों में कम और किन क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं। इससे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि इसकी परंपरा कब शुरू हुई, कब तीव्रता आई और कब व्यापक हो गया। यही अनुदान पत्र भारतीय सामंतवाद की उत्पत्ति का सार्थक प्रमाण प्रस्तुत करता है। निजी अभिलेख। इन अभिलेखों की श्रेणी में वैसे अभिलेख आते हैं जो बौद्ध मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। इन पर जो तिथियां खुदी है, उनसे इन मंदिरों के निर्माण तथा इन मूर्तियों का प्रतिष्ठापन समय ज्ञात होता है। इस प्रकार इन अभिलेखों से मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है और तत्कालीन धार्मिक स्थिति की जानकारी होती है। इन अभिलेखों से भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरणार्थ, गुप्त काल से पूर्व के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और उनमें ब्राह्मणेतर धार्मिक संप्रदायों यथा बौद्ध और जैन धर्म का उल्लेख है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं और उनमें विशेष रूपेण ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है। निजी अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी ज्ञान होता है, क्योंकि उनमें तत्कालीन शासकों का भी बहुधा उल्लेख मिलता है। साथ ही कुछ उच्च पदाधिकारियों के पदों, तत्कालीन करों का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीनकालीन अभिलेखों से हमें उन तथ्यों की पुष्टि होती है जिनका उल्लेख हमें साहित्य में मिलता है। उदाहरणार्थ, पतंजलि के महाभाष्य से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसी के वंशज धनदेव के अयोध्या अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है।